नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान द्वारा सीजीपीसी प्रीलिम्स और व्यापम के परीक्षोपयोगी विभिन्न विषयों की एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी कड़ी को मैं जारी रखते हुए विज्ञान से संबंधित कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। एक तरफ दिया गया है आंदोलन और एक तरफ दिया गया है संबंधित व्यक्तित्व। ऑप्शन ए अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन का संबंध है वन एवं पर्यावरण संरक्षण से। इसका संबंध दक्षिण भारत से है, जहां पर कर्नाटक वाले क्षेत्र में पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे पी हेगड़े जी। इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है सुमेलित है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, चिपको आंदोलन। आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे एस.एल. बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ये हमारे उत्तर भारत में वनों की कटाई से संबंधित था, जहां पर लोगों ने इसका विरोध किया था कि आप पेड़ों को नहीं काट सकते, पेड़ों से वो चिपक जाते थे। इस तरह से इन्होंने अपने आंदोलन को सफल बनाया था। वहीं अगर हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर जी। ऑप्शन डी के बारे में हम बात करें, शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली, जो है हमारे केरल वाले क्षेत्र में, तो ये है, इससे संबंधित व्यक्तित्व जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा तथा गौरा देवी, ये व्यक्तित्व है जिन्होंने इनका जो है नेतृत्व किया था। प्रश्न के अनुसार सुमेलित नहीं है अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से वेटलैंड इंटरनेशनल के संबंध में सत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है? ये एक जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कार्य करने वाली संस्था है, जो एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में जानी जाती है, जो सरकार तथा निजी क्षेत्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए, यह एक गैर लाभकारी संस्था है, ये बिल्कुल सत्य है। वहीं हम ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो यह सरकार तथा निजी क्षेत्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी के बारे में बात करें, भारत 1982 से ही इस अभिसमय की पक्षकार पार्टी रही है, तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग का संबंध जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और उसके व्यापार से है। जैसे पूरे विश्व भर में विकासशील और विकसित देशों के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, उनको लिमिट तय कर दिया गया है कि आप इतने से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर सकते। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हो तो आपको किसी ऐसे देश से कार्बन की खरीदारी करनी पड़ेगी जो बहुत कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो है सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, व्यापार से संबंधित है। हमें क्या करना है, कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, ऑप्शन दो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर चौथे ऑप्शन की बात करें, यह एक शुल्क है जो हरित गृह गैस के उत्सर्जन पर लगाया जाता है,
तो ये जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से देखें तो हमारा ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो सड़क के दोनों किनारों पर हरे हरे पेड़ पौधों की कुछ स्तर को लगाना, ताकि सड़कों द्वारा फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। साथ ही साथ ये जो ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है वहां शोर को अवशोषित तो कर लेता है, धूल कणों और वायु प्रदूषण को भी रोकने में ये काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसलिए ग्रीन मफलर का संबंध हम देखते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया है और दूसरे तरफ सूची 2 में संबंधित तथ्यों को दिया गया है। ऑप्शन ए के बारे में हम बात करें, त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर का संबंध है सूची 2 में पराबैंगनी प्रकाश से। हम सभी जानते हैं कि पराबैंगनी प्रकाश जब त्वचा पर पड़ता है तो उससे त्वचा में अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनियंत्रित सेल डिवीजन की संभावना बढ़ जाती है। यही अनियंत्रित सेल डिवीजन जो है कैंसर का कारण बनता है, जिसे हम त्वचा कैंसर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल से संबंधित है, डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापन के बारे में हम बात करें तो वैश्विक तापन का संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड से। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे पहला प्रमुख जिम्मेदार गैस है। इसके कारण वायुमंडलीय जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप काफी दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होगा। ओजोन छिद्र के लिए हम बात करें तो ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस जो है जिम्मेदार है, जो रेफ्रिजरेटर और हमारे AC वगैरह से क्या होता है, रिलीज होता है। इस तरह से देखा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A का 2, B का 3, C का चौथा और D का पहला। गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे कूट में से प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन डी डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है सिगरेट के धुएं में मौजूद मुख्य प्रदूषक है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से काफी तेजी के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो सकती है, इसलिए इसको दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी खतरनाक और जहरीला गैस है। वहीं हम बात करें बेंजीन के बारे में तो बेंजीन जो है औद्योगिक रूप से भी प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन सिगरेट के धुएं में मौजूद होता है और कैंसर के लिए सबसे जिम्मेदार कारकों में से एक है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है एक प्रकार के कैंसर के कारक के रूप में भी जाना जाता है। हमारे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? हमारा बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गिवन ऑप्शन में आ जाएगा ऑप्शन ए, डॉप्सन यूनिट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन में हमें देखने हैं कि कौन सी क्रिया है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए मत्स्य उद्योग, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी कृषि। दिए गए प्रश्नों के ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है कृषि का। कृषि का क्षेत्र इसलिए ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से मौसम संबंधी घटनाएं काफी देर से या काफी जल्दी से हो जाती है, जिससे कृषि के कार्यों में विलंब होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर धान की जो है फसल सर्वाधिक बोई जाती है, जो पूरी तरह से पानी पर निर्भर होता है। धान को पानी के ऊपर क्या किया जाता है, पानी भरा हुआ खेत रहता है उसमें रोपा जाता है। यहाँ पर जो हमारा कृषि कार्य है वो पूरी तरह से पानी पर ही डिपेंड करता है। अगर हम बात करें दूसरे राज्यों के बारे में जहाँ पर किसी अन्य प्रकार की फसलों को उगाया जाता है तो धान की तुलना में वहाँ पानी जो है कम लगता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वो क्षेत्र कृषि का ही है जो जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी वर्तमान में हम देखें करेंट सिनारियो में तो चावल के जो है निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव आप देखोगे तो जलवायु परिवर्तन ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? ये हमें कोट से सही उत्तर चुनकर बताना है। पहले नंबर पर देखते हैं, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। ग्लोबल वार्मिंग का सार्वभौमिक संपर्क से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे नंबर की बात करें, हिमनद पिघलने लगे। हिमनद जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जरूर पिघलने लगा है। समुद्र का जल स्तर आप देखिए बर्फ के पिघलने से बढ़ने लगा है। हमारा अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वहां पर आप देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो ये दूसरा नंबर जो है करेक्ट है। तीसरे नंबर की बात करें तो समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्णता के कारण पादप और जंतु जगत दोनों प्रभावित है। चौथे नंबर की बात करें तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ना तो बहुत ही सहज है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर में भी वृद्धि हो रहा है और कई जंतु और पादप प्रजातियां इससे प्रभावित है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2, 3 और 4 जो है हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अभयारण्य से की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केदारनाथ अभयारण्य से। कस्तूरी मृग के बारे में अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पेट के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रीप्यूटल ग्लैंड। यहां से एक सुगंधित पदार्थ का स्रावण किया जाता है जिसके कारण वहां पर विशेष गंध होती है। ये जो ग्लैंड है ये केवल नर में ही सक्रिय रहता है, इस कारण इसका जो है अवैध रूप से शिकार भी हुआ है। कस्तूरी मृग के पेट के नीचे जो ग्लैंड है यहाँ से जो पदार्थ स्रावित होता है उसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और विभिन्न कार्यों में किया जाता है। इस कारण से इसका जो है बेतहाशा शिकार भी किया गया है। IUCN श्रेणी के अकॉर्डिंग ये संकटग्रस्त के श्रेणी में आता है। इस हिसाब से हमारा प्रश्न के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केदारनाथ अभयारण्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपाल एवं भारत में
वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना। किसके संरक्षण से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिद्ध। गिद्ध में संख्या ह्रास का कारण अगर देखा जाए तो एक रसायन है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोफिनेक। ये डाइक्लोफिनेक रसायन ऐसा रसायन है जो जानवरों से संबंधित चीजों पर प्रयोग किया जाता है। इसको हम गिद्धों की संख्या में ह्रास का मूल कारण के रूप में देखते हैं। इसके लिए हमारा जो है नेपाल और भारत में सेव नामक एक क्या संगठन जो है प्रारंभ किया गया है जो इसके संरक्षण से संबंधित कार्यों को करेगा। प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिद्ध इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। स्वस्थान मतलब इन सिटू, और एक हम लोग पढ़ते हैं एक्स सिटू। स्वस्थानीय और एक होता है बहिस्थान। स्वस्थान ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी संबंधित जंतु या पादप प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक्स सिटू या बहिस्थान ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हम किसी संबंधित जंतु या पादप को उनके प्राकृतिक आवास से इतर कहीं अन्य जगहों पर संरक्षित करके रखते हैं। प्रश्न के अनुसार हम बात करें तो ऑप्शन ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक स्वस्थानी का उदाहरण है। ऑप्शन बी वनस्पतिक उद्यान, या हम बात करें बोटानिकल गार्डन, तो बोटानिकल गार्डन जो होता है एक प्रकार का एक्स सिटू या बहिस्थान का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर हम वनस्पति को उनके प्राकृतिक आवास से दूर लाकर संरक्षित करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इरावदी डॉल्फिन के संबंध में असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है। बात अगर हम इरावदी डॉल्फिन के बारे में करें तो ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए चिल्का झील इरावदी डॉल्फिन के प्राथमिक आवास के रूप में उभरा है, बिल्कुल सत्य कथन है। वहीं हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम से लेकर इंडोनेशिया के दक्षिणी भाग तक पाई जाती है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरे विश्व में इरावदी डॉल्फिन की संख्या होने का अनुमान है 7,500, जिसमें अकेले 6,000 की संख्या केवल और केवल बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी यह IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। यह ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड श्रेणी में ये नहीं है। ये जो है आता है हमारे संवेदनशील श्रेणी में। ऑप्शन सी जो है हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इसने स्नबफिन डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IUCN के संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, ये गलत कथन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मियादी ज्वर या टाइफाइड फीवर किस कारण से होता है? टाइफाइड फीवर आप सभी जानते हो इसके बारे में। टाइफाइड फीवर के कारण शरीर में काफी तेज बुखार आता है और जकड़न लगता है। इसके कारणों के अगर हम देखें तो ये होता है बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण। बैक्टीरिया या जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी।
इसके कारण ये जो है फीवर होता है। क्या कारण है इसके, किसके द्वारा ये फैलता है? दूषित भोजन और दूषित पानी से। ये दोनों इसके मुख्य स्रोत है। हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस, प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। मस्तिष्क के आवरण की अगर हम बात करें, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एक पतले झिल्ली से चारों तरफ घिरा हुआ है। इस झिल्ली को अगर हम देखें, कुछ इस प्रकार से मस्तिष्क को कवर करता है और इसी को कहा जाता है मेनिंग्स। मेनिंग्स में जब जीवाणु या विषाणु का संक्रमण हो जाता है तो इसमें क्या आ जाता है? सूजन। और यही सूजन जो होता है हमारे मेनिंजाइटिस का कारण बनता है। इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन की हम बात करें तो वेसोप्रेसिन हमारे मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायरोट्रोपिन की बात करें तो यह जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। प्रोलैक्टिन के बारे में बात करें तो ये जो है दूध निर्माण से संबंधित है। वहीं एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में प्रजनन से संबंधित है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करें द्वितीयक लैंगिक लक्षण तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मास्टर ग्लैंड आप सभी जानते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो मानव मस्तिष्क के जगह एक सेलर टर्सिका नामक कैविटी होता है। यही कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की वेट के बारे में बात करें तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। ये जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्योंकि ये भूख प्यास का क्या है, नियंत्रण कक्ष होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार ये आज के हमारे वीडियो श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।